गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है चाबहार पोर्ट। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ड्रामेटिक इमेज पोस्ट की थी यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने, जिसमें कि मैरीटाइम कंट्रोल टावर है जो ईरान के चाबहार पोर्ट का, वो यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स से कोलैप्स होता दिखा था। इससे जो है कंसर्न रेज हो रहे हैं इंडिया के अंदर कि क्या इंडिया के जो स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर उन्हें भी नुकसान पहुँचा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया कि जो टर्मिनल इंडिया ऑपरेट करता है चाबहार पोर्ट पर, शाहिद बहेश्ती, वो डैमेज नहीं हुआ है यूएस के स्ट्राइक्स में। टर्मिनल अनअफेक्टेड रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया ने कहा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो चाबहार पोर्ट जो है वहाँ पर दो मेन टर्मिनल्स हैं, शाहिद बहेश्ती और शाहिद कलांतरी। इंडिया जो है वो शाहिद बहेश्ती को मेंटेन करता है और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा उसे ऑपरेट किया जाता है। चाबहार जो है वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड राउट देता है इंडिया को अफ़गानिस्तान पहुंचने का, ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकें। ईरान के लिए चाबहार उसका अकेला ऐसा ओशियानिक पोर्ट है जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस है इंडियन ओशन का। 2024 में इंडिया और ईरान ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि शाहिद बहेश्ती टर्मिनल को इंडिया ऑपरेट करेगा मई 2024 से। अब अगर हम देखें हिस्ट्री इसके ऊपर, तो अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं चाबहार के, वो ईरान के जो ऊपर जो ब्रॉडर सैंक्शंस है उसी का पार्ट हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरह से सैंक्शंस वेवर दिया था चाबहार को, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक एफर्ट्स हैं अफ़गानिस्तान में वो सपोर्ट हो सकें। लेकिन सितंबर 2025 में यूएस ने इस वेवर को हटा लिया है। अब ये मैप है चाबहार पोर्ट का। चाबहार हमें सिक्योर डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है अफ़गानिस्तान और एक सेंट्रल एशिया का। एक तरह से काउंटर वेट भी है ये चाइना के जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान उसका, और ये पार्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी। चाबहार एक क्रूशल हब है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस का फॉर ईरान। इंडिया ने वहाँ पर अभी तक इक्विपमेंट सप्लाई का या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। वहाँ का पोर्ट जो है अभी तक 450 वेसल्स को जो है हैंडल कर चुका है। चाबहार को पिछले फाइनेंशियल ईयर में 400 करोड़ की एलोकेशन इंडियन बजट में मिली थी, और बिना चाबहार के इंडिया जो है वो नॉन पाकिस्तानी कॉरिडोर का एक्सेस जो लॉक मार्केट्स में है वो लूज़ कर लेगा, और उससे जो डेकेड्स ऑफ कनेक्टिविटी प्लानिंग है वो खतरे में आ जाएगी। और इस पोर्ट ने जो है हमारा ट्रांजिट टाइम 40% और कॉस्ट लगभग 1/3 कम कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वंदे मातरम बिल। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 जो है वो इंट्रोड्यूस होने लगा है राज्यसभा में मॉनसून सेशन में। ये बिल अमेंड करेगा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ग्रांट करेगा ये नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को सेम स्टेचुटरी प्रोटेक्शन जो अभी नेशनल एंथम जनगण मन के को मिली हुई है। तो सेक्शन 3 जो है 1971 के इस एक्ट का, ये इंटेंशनली किसी तरह से अगर कोई प्रिवेंट कर रहा है नेशनल एंथम की सिंगिंग को या कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है, और उसके लिए 3 साल तक की जेल फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। अब बिल जो है वो नेशनल एंथम के लेवल पर ही नेशनल सॉन्ग को भी लेकर आएगा। इससे पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी नेशनल सॉन्ग को लेकर कि उसके स्पेसिफाइड ऑथोराइज लिरिक्स होंगे जो है बताए गए, कौन से ओकेजन्स पर इसकी मास सिंगिंग हो सकती है, ऑडियंस को खड़े होना पड़ेगा जब भी ऑफिशियल वर्जन इसका गाया जाए, और कहा कि स्कूल डेज जो है वो कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ दिस नेशनल सॉन्ग से शुरू हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जब ये ऑर्डर निकला तो एक पटिशन फाइल की गई कोर्ट में। 3 जज बेंच जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा हेडेड, उन्होंने डिसमिस किया इस पटिशन को। कहा कि एनीवेज ये जो एडवाइजरी है, ये जो गाइडलाइंस है एडवाइजरी इन नेचर है, कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो इसमें वही जो है पीनल कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। तो सेक्शन 3 ऑफ 1971 को एक्ट को लेकर केरला हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि डिस्टर्बेंस का मीनिंग क्या होगा। ऐसे ही जो है कोर्ट ने क्लियर किया है कि कोई भी लीगल प्रोविज़न ऑब्लाइज नहीं कर सकता किसी को भी सिंग करने के लिए नेशनल एंथम। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईवीटॉल एयरक्राफ्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप ने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ये बैटरी पावर्ड एयरक्राफ्ट है जो टेक ऑफ और लैंड कर सकता है वर्टिकली, जैसे कि हेलीकॉप्टर। इसको कोई लॉन्ग रनवेज की ज़रूरत नहीं होती है। एक लो ऑल्टीट्यूड अर्बन एयर मोबिलिटी एयरक्राफ्ट है ये। इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रोपेलर्स लगे हैं
ठीक है। ई विटॉल एयरक्राफ्ट जो है वो मल्टीपल इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करता है और प्रोपेलर्स का इस्तेमाल करता है, बैटरी पावर्ड। और मोस्ट जो ई विटॉल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्माइल स्कीम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्माइल स्कीम जो है उसने रिहेबिलिटेट किया है लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो बेगिंग में एंगेज्ड हैं। स्माइल स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और इसका एम है कि ये विजन को रियलाइज़ करे भिक्षावृत्ति मुक्त भारत। ये कवर करेगा 295 कवर कर रहा है 295 सिटीज़ को बाय फाइनेंशियल ईयर 2030-31। और ये दो स्कीम्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन मेजर्स देती हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो इसमें एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ट्रांसजेंडर पीपल के लिए है और पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग के लिए दूसरी स्कीम है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन गोल्डन स्पाइस। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है। ये इंटीग्रेटेड लैकाडोंग टर्मरिक वैल्यू चेन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट है। एक कन्वर्जेंस लेड इनिशिएटिव है ये टर्मरिक कल्टीवेशन का, वैल्यू चेन डेवलपमेंट का स्टेट ऑफ मेघालय में। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2 फेजेज़ में, वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग और एक्सपेंशन एंड स्केल अप में। इसको एंकर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा। अब लैकाडोंग टर्मरिक क्या है, इसको लैकाडोंग रीजन ऑफ जैंतिया हिल्स मेघालय में कल्टीवेट किया जाता है और ये डिस्टिंग्विश्ड है अपनी रिमार्केबल कर्कमिन कंटेंट के लिए। इसको जीआई टैग भी मिला है 2024 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सलाल डैम। टॉपिक आपकी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटीज़ ने लगभग सभी गेट्स ओपन कर दिए हैं सलाल डैम के जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में आफ्टर हैवी रेनफॉल। सलाल डैम जो है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। 690 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है ये चेनाब रिवर पर। यह एंटर हुआ इनटू कमर्शियल ऑपरेशन इन 1987। पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये जिसको इंडिया ने बनाया है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी रजीम। डेवलपर ओन है ये बाय NHPC। जम्मू कश्मीर इसका 12.5% एनर्जी लेता है और बाकी का जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है नॉर्दर्न ग्रिड में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऑनलाइन नॉमिनेशंस मांगे हैं टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स 2025 से रिलेटेड। ये इंडिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर। एक इसमें ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है, फिर एक सर्टिफिकेट, एक ब्लेजर विद सिल्क एंड टाई, कैश प्राइज 15 लाख का। इसका बेसिकली अर्जुन अवार्ड्स की तरह ही जो है वो स्टेटस है। और कौन सी कैटेगरीज में मिलता है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, सी एंड एयर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हरीशचंद्रगढ़ फोर्ट। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 टूरिस्ट मुंबई से सीरियसली इंजर हुए ड्यूरिंग लैंडस्लाइड एट हरीशचंद्रगढ़ फोर्ट, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ये हिल फोर्ट है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र का। और फोर्ट ओरिजिनली जो है वो 6th सेंचुरी का है, जो कालचुरी डायनेस्टी के टाइम पर इसे बनाया गया था। और इसमें एक सबसे फेमस है हरीशचंद्रेश्वर टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कोंकण कड़ा या कोंकण क्लिफ इस हरीशचंद्रगढ़ फोर्ट का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Chabahar Port. This topic is important for international relations. So a dramatic image was posted by US Secretary of War which showed the maritime control tower at Chabahar Port collapsed after US military strikes, and this has sparked fresh concern in India. But MEA clarified that terminal that India operates at Chabahar Port, Shahid Beheshti, was not damaged in the US strikes. It also stated that while there were reports of damage, the terminal itself remained unaffected. India has still reiterated its position that civilian infrastructure should not be targeted during conflicts. So Chabahar Port has 2 main terminals, Shahid Beheshti and Shahid Kalantari, with India managing the former. It is operated by India Ports Global Limited. Chabahar offers India an alternative trade route to Afghanistan bypassing Pakistan. For Iran, Chabahar is its only oceanic port with direct access to the Indian Ocean bypassing the congested Strait of Hormuz. India and Iran signed a landmark 10-year agreement in May 2024 to equip and operate the Shahid Beheshti terminal. So American sanctions on Chabahar, they stem from the America's broader economic and military measures against Tehran. But in 2018, the Trump administration granted waiver to India
for operating Chabahar. But in September 2025, this sanctions waiver has been withdrawn. But still, Chabahar is important for us because Chabahar provides secure direct access to Afghanistan and Central Asia. It also serves as a counterweight to China's Gwadar port in Pakistan. It forms part of the international north-south transport corridor. It is also a crucial economic hub for the Sistan wa Balochistan province of Iran. In 2021, External Affairs Minister informed Parliament that India has supplied equipment to Chabahar, and Chabahar has handed over 450 vessels since 2018, and India has already supplied about $24 million worth of equipment there. Chabahar has received an allocation of 400 crore in India's previous financial year budget. Without Chabahar, India loses its primary non-Pakistani corridor to landlocked markets, undoing decades of connectivity planning. This has also reduced transit times by 40% and costs by nearly one-third. So the next topic is Vande Mataram Bill. This topic is important for our polity section. So the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 is going to be introduced to the Rajya Sabha during the monsoon session. This bill aims to amend the Prevention of Insults to National Honour Act of 1971, granting the national song Vande Mataram the same statutory protection which is currently reserved for the national anthem Jan Gan Man. So, under Section 3 of this 1971 Act, intentionally preventing the singing of the national anthem or causing a disturbance is a criminal offence, and it has imprisonment of up to 3 years, a fine, or both. This bill is proposing to build the national song within the scope of the same provision. So earlier this year, the Union Home Ministry issued guidelines on the singing and playing of the national song, and these orders mentioned the specified authorized lyrics of national song, identified the occasions for mass singing of these songs, stated that the audience must stand to attention, and suggested that schools may begin their operation after community singing of this national song. So, following the government's order, a petition was filed challenging these directives. A three-judge bench, headed by Chief Justice of India, dismissed these petitions, saying that these guidelines were just advisory in nature and there were no penal consequences for non-compliance. But if the new bill is passed, this basically brings the penal consequences for these guidelines. Okay, court has repeatedly clarified the Section 3 of 1971 Act as to what constitutes a disturbance under this Act. A landmark distinction is also between actively disrupting the national anthem or the anthem singing and simply choosing not to sing. The court held that there is no legal provision obliging anyone to sing the national anthem. Okay. So the next topic is eVTOL's aircraft. This topic is important for our economy section. Recently, an IIT Madras incubated startup has launched India's first electric vertical takeoff and landing aircraft prototype. So it's a battery-powered aircraft which can take off and land vertically like a helicopter. It does not require long runways. It's a low-altitude urban air mobility aircraft. Most designs use multiple electrically powered propellers instead of a single large rotor. eVTOL aircraft also uses multiple electric motors and propellers powered by batteries. Most eVTOLs use distributed electric propulsion technology, which means integrating a complex propulsion system with the airframe. So the next topic is SMILE scheme. This topic is important for your social issues. So the SMILE scheme has rehabilitated over 10,200 persons engaged in begging across 216 cities in India. So the SMILE scheme is of Ministry of Social Justice and Empowerment. It's a central sector scheme. It has the vision of a Bhiksha Vritti Mukt Bharat by adopting a convergence-based approach. It will cover 295 cities by the financial year 2030-31. These two schemes, one for the transgender people and another one is for the people engaged in the act of begging. These two schemes provide comprehensive welfare and rehabilitation measures for the both communities. So the next topic is Mission Golden Spice. This topic is important for the economy section. Union Minister for Communications and Development of Northeastern Region has launched this Mission Gold Spice, which is a convergence-led initiative for turmeric cultivation and value chain development in the state of Meghalaya. So it will be implemented in 2 phases, and it is anchored by Ministry of Development of Northeastern Region and Northeastern Council. So what is Lakadong turmeric? It is mainly cultivated in the Lakadong area of Jaintia Hills of Meghalaya. It is distinguished by its remarkable curcumin content, and it has been awarded the GI tag in 2024. So the next topic is Salal Dam. This topic is important for your
economy section. So authorities have recently opened all gates of Jalal Dam in Jammu Kashmir's Riasi district after heavy rainfall. So this dam is known is a 690 megawatt run of the river project on Chenab River in the Riasi district of Jammu Kashmir. It's entered into commercial operations in 1987. It is the first hydropower project which was built by India under Indus Water Treaty regime in Kashmir. This project is developed and owned by National Hydroelectric Power Corporation. Jammu Kashmir receives 12.5% of the energy generated from this project. The rest is transmitted to the northern grid. So the next topic is Tenzing Norgay National Adventure Award. This topic is important for your governance section. Ministry of Youth Affairs has invited online nominations for the Tenzing Norgay National Adventure Award. This is India's highest national honor for outstanding achievements in the field of adventure. So this award carries a bronze statute, a certificate, a blazer with a silken tie, and a cash prize of 15 lakh rupees. So this award enjoys a status equivalent to the Arjun Awards, and it can be given in 4 categories: land, water, air adventure, or even lifetime achievement in these categories. Okay. So the next topic is Harish Chandragarh Fort. This topic is important for our art and culture section. 4 tourists from Mumbai were seriously injured during a landslide while they were descending the Harish Chandragarh Fort in Ahilyanagar district of Maharashtra. This fort is located in Ahmednagar district of Maharashtra. It originally dates back to 6th century during the rule of Kalchuri dynasty. One of the most prominent structures on this fort is the Harishchandrashwar temple, which is dedicated to Lord Shiva. The Konkan Kada or the Konkan Konkan cliff is one of the Harishchandragarh's most striking features. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.